नमस्कार दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरे एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उनको। तो ये जो हमारी सीरीज है जिसमें कि हम पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, उसे हमने टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स 2021-22 को। इसी प्रकार से अगले लेक्चर में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स उसे अलग जो है लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, लॉ से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स उसे अलग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी सीरीज है ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, इसको हम टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके, टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक जो है लेंगे ताकि जो है आपको पढ़ने में सहजता भी हो और फैक्ट्स जो है चूंकि एक ही तरह के हों तो वो दिमाग में लंबे समय तक याद रहे, इस सोच के साथ जो है हमने इसे शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये रिवीजन का सीरीज है और इसमें बहुत सारे जो है घटनाक्रम, लगभग 105 हम इसी में देखेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स में भी 105 महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है, तो इसलिए हम बहुत तेजी से ही चलेंगे, रिवीजन के हिसाब से चलेंगे। आपको करना यह है कि कम से कम इसे 2 बार सुन लें और इसके बाद जो पीडीएफ जारी होगी उसे एक बार पढ़ लें ताकि एग्जाम में अगर कोई प्रश्न जो है आए और तो आपको ध्यान में आ जाए कि नहीं मैंने तो इसको सुना था या मैंने इसको जो है पढ़ा था। तो जो महत्वपूर्ण है उन्हें ही हमने जो है इसमें शामिल करने का प्रयास किया है कि जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकें। इसी तरीके से जो है हमने इसको तैयार किया है। तो चलिए इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला स्कूल चलो अभियान, अब ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो जो है ये स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती जिले से प्रारंभ हुआ और दूसरा ये कि जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से इसको जो है प्रारंभ किया गया। क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है स्कूल चलो अभियान का? तो इसका लक्ष्य यही है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित हो, यानी 100% जो है एडमिशन इसमें जो है किए जाए। अब जो ये श्रावस्ती जिला है ये एक आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला का टर्म ये है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े जिले हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले हैं, उनको आकांक्षी जिले के रूप में जो है परिभाषित किया गया। तो श्रावस्ती एक आकांक्षी जिला है और ये जो है सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में से एक है उत्तर प्रदेश के, इसलिए इसका चयन किया गया कि ये यहीं से जो है प्रारंभ किया जाएगा। ये अभियान 4 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक जो है चलाया जाएगा और 2 करोड़ बच्चों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो स्कूल चलो अभियान। अगला ऑपरेशन आहट, ठीक है। तो ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है और इसका जो लक्ष्य है वो है मानव तस्करी को रोकना, ठीक है। तो ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, नाम है इसका ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे कि ऑपरेशन आहट मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, उसको रोकने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो अक्सर जो है मानव तस्करी भारतीय रेल के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, खास करके महिलाओं और छोटे बच्चों की। तो उसी को रोकने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए ऑपरेशन आहट को प्रारंभ किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी उद्घाटन हो गया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के निकट
मुचीन ताल में तमिल वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा को हम किस नाम से जान रहे हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि जो है इन्होंने समानता के लिए बहुत काम किया, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनकी प्रतिमा को नाम दिया गया है। और ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका जो फाउंडेशन है वो 54 फीट का है, यानी 54 फीट का जो है आधार इसका है और उसके ऊपर जो है ये बना हुआ है। और अगर हम बैठने की अवस्था को देखें तो ये विश्व के सबसे जो है ऊंचे प्रतिमा में से एक है और ये 5 धातुओं से मिलकर के बनाया गया है। एक सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से मिलकर के ये बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर वैष्णव संत रामानुजाचार्य कौन है? तो माना जाता है कि 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ। ये प्रतिष्ठित वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक हैं और इन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए पूरे भारत की यात्रा की। अब वीर बाल दिवस, तो 1705 में ये रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटनाक्रम को जो है औरंगजेब के सेनापतियों द्वारा जो है अंजाम दिया गया, जिसमें कि 2 छोटे बालकों से यह कहा गया कि या तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो और या फिर जो है तुम्हारी हत्या हम करेंगे। और ये हत्या बड़ी भीभत्स तरीके से की गई थी, क्योंकि दोनों बच्चों को दीवार में खड़ा कर करके उनके चारों तरफ दीवार बना दी गई थी जिससे कि दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाए। और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम का जब भी वर्णन होता है तो पूरे हिंदुस्तान में जो है ये लोगों को दुखी कर देता है। तो अब इस घटनाक्रम को जो है वीर बाल दिवस के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित कर रहे हैं। तो आइए देखिए, तो 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर यह घोषणा की गई कि 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से तीसरे नंबर के, और साहिबजादा फतेह सिंह ये चौथे नंबर के पुत्र थे, जिनको कि मुगल आर्मी ने पकड़ लिया और इन्हें जो है जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है, तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों में सबसे छोटे थे। साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष के थे और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष या कहीं कहीं बताया जाता है कि ये 7 वर्ष के थे। 26 दिसंबर 1705 को औरंगजेब की सेना द्वारा इस्लाम धर्म के न अपनाने के कारण औरंगजेब के आदेश पर जिंदा दीवार में चुनवा गया। तो इनको कई दिन बुलाया गया, मतलब 3-4 दिन तक कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जागीर दी जाएगी, नौकर चाकर दिए जाएंगे, ऐसो आराम में जीवन बीतेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, सिक्खी जो है यानी सिख धर्म वो हमें जो है अपने प्राणों से प्यारा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अंततः ये बताया जाता है कि जब ये दीवार चुनने का काम होने लगा और साहिबजादा जोरावर सिंह के यहाँ तक आ गई वो दीवार, अब जिसमें कि उनको बंद कर दिया जाता, तो वो रोने लगे। तो काजियों को ये लगा कि शायद अब बच्चा डर गया है, अब इस्लाम कबूल कर लेगा। तो कहा क्यों रो रहे हो? तो कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हम पहले आए हैं, फतेह सिंह से दुनिया में हम पहले आए हैं, लगभग 3 या 2 वर्ष पहले आए हैं। और हमारा जो है ये नियम है कि हम पहले आए हैं तो हमें पहले जाना भी चाहिए, लेकिन हम बाद में जा रहे हैं और हमारा जो भाई है यानी फतेह सिंह वो हमसे छोटा है, हमारे बाद आया है दुनिया में, लेकिन हमसे पहले जा रहा है। अब दीवार में बंद करना है ना, तो जो छोटा रहेगा उसकी दीवार जल्दी बन जाएगी और जो बड़ा रहेगा उसकी दीवार जो है थोड़े देर में बनेगी। तो उस लिहाज से वो कहे कि हमारे तो यहाँ तक आ गया लेकिन वो तो पूरे दीवार में ढक गया। ठीक है, तो इस तरह की सजा जो है औरंगजेब के समय पूरा जो है 49 साल तक इसने जो है पूरे भारतीय व्यवस्था को तहस नहस कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है, अगला IRTC शुरू करेगा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। ठीक है, तो रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी IRTC भारत गौरव ट्रेन चला रहा है। 21 जून 2022 को यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। ठीक है,
यह ट्रेन उन सभी प्रमुख स्थानों को प्रदर्शित करेगी जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। इनमें जनकपुर नेपाल, जहां माता सीता का निवास स्थल माना जाता है, यानी जन्म स्थान। इस ट्रेन का 18 दिन का पहला सफर दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होगा। यह स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर चलेगा। तो भारत गौरव ट्रेनें क्या हैं? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो भारतीय रेलवे ने देश के ऐतिहासिक स्थानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भारत के नागरिकों के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को दिखाने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की है। ये ट्रेनें थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट ट्रेनें हैं। जैसे एक रामायण सर्किट की बात हमने की, तो उस पर भगवान श्री राम से जुड़े हुए सभी स्थानों को दिखाया जाएगा। तो उसी तरीके से कोई न कोई थीम पर ये चलेंगे। इन ट्रेनों को केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया है। अगला, प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो यह निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकता है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखें, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले की हैं ये प्रियंका मोहिते। 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो कौन कौन सी चोटी को इन्होंने फतह किया था इससे पहले? तो 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई। 2018 में माउंट लहोत्से, 2016 में माउंट मकालू और माउंट किलिमंजारो पर भी इन्होंने इससे पहले जो है चढ़ाई कर ली है। तो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 की ये प्राप्त करता है। प्रियंका ने विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। अप्रैल 2021 में उन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला, भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र जो है बिहार में लग रहा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इथेनॉल की डिमांड जो है बढ़ रही है, क्योंकि अब सरकार जो है अधिक से अधिक जो है पेट्रोल में इथेनॉल का प्रयोग जो है करना चाहती है। ठीक है, तो 105 करोड़ रुपए के इस संयंत्र को निजी निवेश ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता है 65,000 लीटर इथेनॉल प्रतिदिन उत्पादन करने की। ठीक है, अगला, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। तो अटल इनोवेशन मिशन 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के चरण 1 का शुभारंभ किया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार की खोज करना, चयन करना, समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है, जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। ठीक है, तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक भारत के विकास और वृद्धि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, आवागमन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करना है। तो ये जो है इनोवेशन के लिए कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित हुआ भारत का पहला अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर बनाने की योजना है, पहला जो है रामपुर में बना। ठीक है, तो रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। अमृत सरोवर पहल के तहत आजादी का जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा था है, उसके हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाना प्रस्तावित है। उसी के तहत रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला है अमृत सरोवर
बनाया गया है। ठीक है, रामपुर में एक तालाब को कुछ ही हफ्तों में साफ कर कायाकल्प कर दिया गया है। अब यह तालाब ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। अगला 7वां रायसीना डायलॉग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2022 को वैश्विक मामलों पर भारत के प्रमुख रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन अतिथि था इसमें? तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षा उर्सुल वान डेर लेयन इस संवाद में मुख्य अतिथि थी। ये 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग टेरानोवा, इम्पेस्ट, इम्पेसेंट और इम्पेरिल्ड विषय पर आधारित था। ये इसके जो है विषय थे। संवाद 6 व्यापक विषयगत स्तंभ पर आधारित था, जिसमें पहला लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, जल संगठन, हरियाली बढ़ाना शामिल है। तो रायसीना संवाद के 100 सत्रों में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं ने इसमें जो है भाग लिया। तो रायसीना डायलॉग है क्या? तो ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं वैश्विक स्तर पर, उनसे जो है ये डील करने का काम करता है, चर्चा करने का काम करता है। तो असम में मिला है प्राचीन महापाषाण कालीन पत्थर के जार। तो असम के दीमा हसाओ जिले में ये जार यानी घड़े जो है मिले हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधियों पर यह ध्यान आकृष्ट किया है, जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है। तो नची बंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई है। साथ ही इसी तरह का इंडोनेशिया और लाओस ही ऐसे 2 अन्य स्थल हैं जहां इस तरह के जार खोजे गए हैं पहले से। ठीक है, तो इस तरीके से संबंध। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रसिद्ध चावल काला नमक चावल, जिसे गौतम बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध आ रहे थे तो बजहा गांव के किसानों को उन्होंने इस धान के बीज दिए थे। तो ये बड़ा प्राचीन समय से, गौतम बुद्ध के समय से ही जो है इस धान का जो है प्रारंभ उनके राज्य में पाया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब इसमें ये शुगर फ्री है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है, इस तरह से बहुत जो है ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा चावल है और उस पर जो है काम हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। काला नमक चावल, इसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है। अगला, पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई, यानी जो है उत्सर्जन हानिकारक स्थिति में नहीं है। तो ये कहां पर है? तो जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाला देश की पहली पंचायत बन गया है। और इस पंचायत सौर ऊर्जा से संचालित है पूरी तरह से, और सभी रिकॉर्ड इसके डिजिटल है, यानी पूरा तरीके से कंप्यूटरीकरण जो है इस पल्ली पंचायत का हो गया है। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और इसे जो है ग्रामीणों की मदद से 3 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में इसको जो है पूरा कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव से ही देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो अभी तक बहुत तरह के संग्रहालय बन रहे थे, लेकिन अपने तरह का ये पहला संग्रहालय है प्रधानमंत्री संग्रहालय। इससे में प्रधानमंत्री जो भारत के अभी तक हुए उनसे जुड़े हुए जो भी राष्ट्र का उनका योगदान रहा, उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको जो है इसमें रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को ये भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित किया।
आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये शुरू किया गया संग्रहालय स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है। ये 271 करोड़ की लागत से ये निर्मित है। प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा और उसके कार्यकाल से इतर देश के प्रति उसके योगदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। देवेंद्र फडणवीस ने किया अमित शाह पर लिखी किताब का विमोचन। तो अमित शाह पर लिखी हुई किताब थी, इसलिए मुझे लगा कि ये जो है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई ये एक मराठी पुस्तक है। हालांकि ये अनुवाद है, ओरिजिनल पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी है। तो मराठी में इसका क्या नाम है? अमित शाह आड़ी भाजपची वाटचाल। ये इसमें अमित शाह के जीवन और राजनीतिक यात्रा और भाजपा के निर्माण में उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया है। मूल रूप से डॉक्टर अनिबार्न गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी का मराठी में अनुवाद डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के रिक्की केज और फाल्गुनी शाह ने जीता ग्रैमी अवार्ड 2022। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो दो भारतीय संगीतकार रिक्की केज और फाल्गुनी शाह 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड के विजेताओं में शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल 2022 को लास वेगास में आयोजित किया गया और केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। तो केज का ये दूसरा ग्रैमी अवार्ड है और केज ने 2015 में बीट्स ऑफ संसार के लिए अपना पहला ग्रैमी जीता था। इसके अलावा शाह ने अपने एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम श्रेणी में अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी चार धाम परियोजना। तो हनुमान जी चार धाम परियोजना का उद्देश्य है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 स्थानों पर हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण करना। ठीक है, तो 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाओं को स्थापित करना है, जिसमें से कि ये दूसरी प्रतिमा थी पश्चिम में इसके और ये स्थापित हुई है मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में इसकी स्थापना की गई है। इससे पहले उत्तर में शिमला में यह स्थापित हो चुकी है। दक्षिण में रामेश्वरम में काम शुरू है, वहां निर्माण हो रहा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल में स्थापित करने की योजना है। हनुमान जी चार धाम परियोजना इसका नाम है। अगला, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को लाया गया है 120 साल पुराने आपराधिक पहचान कानून के स्थान पर और इस के माध्यम से पुलिस को अपराधियों के या जो निरुद्ध हुआ है रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति जो है इसके माध्यम से मिल गई है। हालांकि कई लोग जो है मानवाधिकारों को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इस कानून को जो है ये ठहराते हुए कि ये बहुत उचित नहीं है। तो ये निवारक निरोध कानून के तहत भी जो है प्रिवेंटिव डिटेशन के तहत भी जो पकड़े जाएंगे उनके लिए भी है और जो इसको नहीं मानेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत ये आपराधिक माना गया है। अगला, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 से 17 अप्रैल 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में जन भागीदारी की भावना से मनाने के लिए प्रतिष्ठित सप्ताह
आइकॉनिक वीक का आयोजन किया। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। और प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है दिया गया। तो 15 अप्रैल 2022 को ये कहा गया कि कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जो है हर जिले में स्थापित किया जाएगा। और इस योजना को देखते हुए अगले 10 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में चिकित्सक मिलेंगे। यानी जो है मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो सीटें बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चिकित्सक बनेंगे। ये बात उन्होंने कहा भुज में, जहां 200 बेड वाले के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उद्घाटन किया। तो इस योजना के तहत 3 चरणों में 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। 70 पहले से ही काम कर रहे हैं। 157 स्वीकृत किए गए नए मेडिकल कॉलेजों में से 40 आकांक्षी जिलों में है, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े जिले हैं वहां पर है। तो बिहार की साइक्लोपियन वाल के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टैग की मांग की गई है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसे भी माना जाए। तो साइक्लोपियन वाल जो आपको यहां पर पूरा दिख रही है, ठीक है, ये राजगीर में है। तो इसको भी भारतीय पुरातत्व संरक्षण को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये 40 किमी लंबी है, राजगीर में है और ये माना जाता है कि ये 2500 साल से अधिक पुरानी संरचना है। तो ये कुल 40 किमी लंबी है। तो इसे प्राचीन शहर राजगीर को बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। माना जाता है कि राजगीर की साइक्लोपियन वाल मौर्य पूर्व युग में एक साथ लगे हुए बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों से निर्मित की गई है। आगे बढ़ते हैं। केरल कार्बन न्यूट्रल खेती को अपनाएगा। तो केरल में कहा जा रहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल खेती को अपनाएंगे। इसके लिए केरल की सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी और अलुआ में स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और कार्बन को मिट्टी में संग्रहित करने में मदद करेगा। अगला सीमा दर्शन परियोजना का प्रारंभ जो है गुजरात में किया गया। तो सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया। तो नटाबेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित है और नडाबेट सीमा दर्शन स्थल पंजाब के जैसे बाघा अटारी की तर्ज पर बनाया गया है। बाघा अटारी बॉर्डर पर लगभग हजारों लोग जो है रोज जाते हैं और वहाँ पर जो है जो गेट बंद करने की सेरेमनी होती है पूरा जो है उसको जो है वहाँ पर देखते हैं। तो उसी तर्ज पर इसको जो है विकसित किया जा रहा है। अगला, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में आ गया है। तो लिविंग रूट यानी जो है नदियों के 2 तरफ 2 पेड़ लगा करके और उसको पुल के रूप में जो है इस्तेमाल करने का कार्य ये बड़ा जो है प्रसिद्ध है और बड़ा चर्चा में, लोग इसे देखने भी जाते हैं। ठीक है, तो मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीण लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका यही पेड़ होता है कि पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को तैयार करते हैं। लिविंग रूट ब्रिज को स्थानीय रूप से जिंग किएंग जरी के रूप में जाना जाता है। इसका नाम नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया। ये क्या है?
तो ये एक जो है वाद्य यंत्र है जिसका चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक सुसीर यानी पवन वाद्य यंत्र है जिसे कुंभकोणम तालुक के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। तंजावुर जिले के नरसिंगनपेटी गांव के कारीगर इस यंत्र को बनाते हैं। इस वाद्य यंत्र की पहचान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ होती है। इसे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ शुभ और धार्मिक अवसरों पर भी उपयोग किया जाता है, तो इसको जो है जीआई टैग मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। 12वें संसद रत्न पुरस्कार 2022, तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता एच.वी. हांडे को 26 मार्च 2022 को संसद रत्न पुरस्कारों के 12वें संस्करण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित इन लोगों को किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत 11 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें लोकसभा के 8 सांसद हैं और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर पुरस्कारों की स्थापना की गई थी और पहला पुरस्कार समारोह 2010 में आयोजित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। असम मेघालय सीमा समझौता हो गया, काफी इस पर जो है विवाद था। ठीक है, तो असम और मेघालय ने 885 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 सेक्टरों में से 6 में 50 साल पुराने सीमा विवाद को आंशिक रूप से हल कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने 6 विवादित क्षेत्रों पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें पहले चरण में समाधान के लिए लिया गया था। अगला सबका विकास महाक्विज, तो सुशासन के बारे में नागरिकों को जागरूकता पैदा करने के लिए माई गवर्नमेंट ने 1 मार्च 2022 को सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की थी। यह 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इसमें 14 एपिसोड शामिल हैं जो सभी quiz.mygovernment.in पर होस्ट किए गए। सबका विकास महाक्विज का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूक करना है। हर सप्ताह शीर्ष 100 विजेताओं की घोषणा इसमें की जाएगी और प्रत्येक विजेता को 2000 रुपए मिलेंगे। 52 सप्ताह के अंत में सभी क्विज में भाग लेने वालों के लिए एक पुरस्कार होगा। अगला 12वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही 26 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया गया। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में कला कॉलेज ग्राउंड राजमहेंद्रवरम राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में 26 मार्च को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के पहले चरण का ये उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख महोत्सव है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, तो ये सब देखिए इस तरह के भी जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये उम्मीद नहीं कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन ये है कि इसके बारे में जानकारी रहे, क्योंकि वही पर्टिकुलर अगर उसी शब्द को उठा करके कुछ पूछा जाए तो वो भी मिस ना हो, इसलिए हमने रखा है। ठीक है, बिप्लोबी भारत गैलरी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2022 को शहीद दिवस के अवसर पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। क्या है इसमें? तो ये गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए उनके सशस्त्र प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करना है। यह क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, क्रांतिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण संघों के गठन, आंदोलन के प्रसार, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन, नौसेना विद्रोह के योगदान आदि को प्रदर्शित करती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण गैलरी है जिसमें जाने के बाद नागरिकों को इन सब बातों के बारे में पता चलेगा। तो भारत टीबी रिपोर्ट 2022 आ गई है।
तो 24 मार्च 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो भारत टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, इसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में टीबी के मामलों में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बहुत नकारात्मक बात है। सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकार ने राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी की है, किस तरह से प्रसार हो रहा है। तो जो टीबी के वास्तविक रोग प्रसार को जानने के लिए 2019 से 2021 तक आयोजित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2020 के बीच टीबी के सभी रूपों के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। यह भी नकारात्मक है। ठीक है, तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2020 में टीबी के सभी रूपों के अनुमानित मामलों प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 188 थे। तो प्रत्येक 1 लाख में 188 लोग टीबी से ग्रसित थे। अगला, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल अव्वल हो गया है। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल, तो यहां सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात आया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, ये 30 है प्रति 1000 में। उत्तर प्रदेश में अभी 167 है, सबसे ऊपर आसाम है। तो भारत के महापंजीयक द्वारा जारी भारत में मातृ मृत्यु 2017-19 पर नवीनतम प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन के अनुसार केरल के एमएमआर में 12 अंकों की गिरावट आई है। और केरल ने 2020 में ही एमएमआर के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पहले से हासिल कर लिया। वहां पे 70 बताया गया है, केरल का 30 हो गया है। ठीक है, अब इसी पर आई भारत का मातृ मृत्यु अनुपात। तो भारत के महापंजीयक द्वारा 14 मार्च 2022 को जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत के मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर में 10 अंकों की गिरावट आई है। यह 2016-18 में 113 से घटकर 2017-19 में 103 हो गया है। तो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले, तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब प्रति 1 लाख में 70 की बात हो रही है। तो उस लक्ष्य को हासिल करने वाले पहले 5 राज्य थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कौन कौन है? तो केरल पहले नंबर पे है 30, बहुत कम। महाराष्ट्र थोड़ा ज्यादा 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61 और गुजरात 70 बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश ने उत्साहजनक उपलब्धि दर्ज की है, यहां 30 अंकों की गिरावट हुई है। हालांकि अगर हम इस लिस्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है, असम सबसे पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो है गिरावट तो बहुत अच्छी दिखाई, सबसे सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में ही हुई 30 अंकों की, जबकि राष्ट्रीय औसत 10 का है। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का रैंकिंग मतलब जो है इतना अधिक उसका आंकड़ा था 1 लाख में 167 कि वो जो है अभी भी हाईएस्ट पर बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में गिरावट तो अधिकतम हुई, उसमें ये शीर्ष पर है 30 अंकों की। इसके बाद राजस्थान है 23 अंक, यहाँ गिरावट हुआ। बिहार 19 अंक, पंजाब 15 अंक और उड़ीसा 14 अंक में भी एमएमआर अनुपात में गिरावट आई है। तो भारत 2020 तक भारत का जो लक्ष्य था कि 100 लाख जीवित जन्म के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एमएमआर को हासिल करना, तो वो लग रहा है कि हासिल कर लेगा। भारत जो है 103 पर आ गया है। 2030 तक भारत का ये लक्ष्य है कि 70 जो कि सतत विकास का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें। तो अब उसमें देखने वाली बात होगी। अगला, अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा। तो जो है ये आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 से 14 मार्च 2022 तक झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह का आयोजन किया गया। ये आयोजन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर किया गया। झरोखा के पहले कार्यक्रम का भोपाल में 8 मार्च को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। अगला, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मिलेगा बालिका कैडेट को प्रवेश। तो एनडीए में प्रवेश की अनुमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज भी अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार छात्राओं को प्रवेश देगा। भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज में 8वीं कक्षा से
छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और इस बार यानी जुलाई 2022 से 5 छात्राओं को भी इसमें जो है प्रवेश दिया जाएगा। अगला, टी राजा कुमार एफटीएफ के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये सिंगापुर के टी राजा कुमार को मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1 जुलाई 2022 को 2 साल के कार्यकाल के लिए एफटीए के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करेंगे और ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर के स्थान पर इनको चुना गया है और राजा की नियुक्ति के साथ पहली बार सिंगापुर इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। अगला, कौशल्या मातृत्व योजना। तो ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 मार्च 2022 को। इसमें जो है किसी भी स्त्री और पुरुष की अगर दूसरी संतान लड़की होती है तो 5,000 रुपए मदद करने की बात की गई है। इससे यह बताया जा रहा है कि बच्चियों के लालन पोषण और शिक्षा में सहायता मिलेगी। तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 मार्च 2022 को और इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी 2016 में। तो अब ये पूर्ण हो गया है। क्या जो है इसमें प्रमुख बात है, तो प्रमुखता ये है कि ये देश की पहली परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच लगाए गए हैं। अगला, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। तो निश्चित रूप से इससे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो इसका आयोजन हुआ 20 फरवरी 2022 को और ये मुंबई में आयोजित किया गया। तो फिल्म ऑफ द ईयर इस वर्ष की घोषित की गई है पुष्पा द राइज को घोषित किया गया। पुष्पा तो काफी चर्चित जो है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है फायर। तो ये जो है जो फिल्म है काफी प्रसिद्ध रही, इसके डायलॉग्स भी काफी वायरल हुए, तो इसे ही फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष हैं। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है सरदार उधम सिंह। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कियारा आडवाणी। तारापुर नरसंहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 90 साल पहले बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया। तो 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। पुलिस को इस योजना की जानकारी थी और मौके पर कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। 4000 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें नागरिक प्रशासन का एक अधिकारी घायल हो गया था। अगला, ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों यानी छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा का प्रारंभ किया गया। तो ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो रोमानिया से एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान 26 फरवरी 2022 को 219 भारतीयों को लेकर ये मुंबई में उतरी। तो ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल यानी आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज का शुभारंभ किया गया। ये किसके लिए है, तो ये समग्र योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे लोगों के कल्याण व पुनर्वास के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना में दो उप योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र की योजना। अगला, राष्ट्रपति ने किया लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समारोहोत्सव का उद्घाटन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 फरवरी 2022 को महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए गुवाहाटी में 1 साल तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया।
उन्होंने जोराहट जिले में जनरल मेमोरियल के पुनर्विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने कामरूप जिले के डोडोरा में अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला भी रखी। तो लचित बोरफुकन कौन? तो लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति, और इन्हें 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया। इनका बहुत बड़ा जो है इतिहास है, लेकिन हम सभी लोग जो है इनसे परिचित नहीं है। तो मुगल आर्मी को इन्होंने मात दे दी, मुगल आर्मी को इन्होंने पराजित कर दिया, ठीक है। और ये बड़े स्केल का जो है युद्ध था, कोई छोटा युद्ध नहीं था। तो उन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अहोम साम्राज्य को जो है इन्होंने विजय दिलाई। राम सिंह प्रथम और भी कई मुगल सूबेदार थे, उनके प्रयासों को इन्होंने विफल कर दिया। अगला, दिल्ली स्थापित करेगी देश का पहला ई कचरा इको पार्क। तो दिल्ली सरकार देश का पहला ई कचरा इको पार्क बना रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 24 फरवरी 2022 को बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसमें कचरा विध्वंसीकरण, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंडारण, परिरक्षण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और कीमती धातुओं के निष्कर्षण की सुविधाएं शामिल होंगी। अगला, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। तो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा जो है 17 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये नवी मुंबई से मुख्य भूमि बंबई को जोड़ती है। 8.37 करोड़ रुपए की परियोजना में 3 मार्गों पर ये जो है चलेगी। राज्य और केंद्र ने इसे 50% जो है किया है। तो ये 3 मार्ग कौन से हैं? बेलापुर से फेरीघाट, घरेलू क्रूज टर्मिनल, बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और बेलापुर से JNPT शामिल है इसमें। अगला, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया गया है। ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह का समरोत्सव आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम का समन्वय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रमों को 4 विषयों के तहत समूहीकृत किया गया है। पहला विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के 75 केंद्र बिंदु। दूसरा विषय है आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर। तीसरा विषय है स्वदेशी परंपरागत आविष्कारक और नवाचार। और तीसरा विषय है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाकथान 2022। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा 15 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में डार्कथान 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन दुनिया भर में डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने हेतु किया गया। तो डार्क नेट जो है या डार्क वेब, जो हम लोग इन जनरल वेब सर्चिंग करते हैं, उसमें जो है डार्क नेट मतलब ये माना जाता है कि जो भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट आता है वो जितना जो है नेट पर उपलब्ध सामग्रियां हैं उतना हमें जो है सर्च में नहीं आता, क्योंकि जो एक जो है डार्क वेब जिसे कहते हैं, डार्क नेट जो जिसे कहते हैं, वो पूरा एक अलग ही संसार है। वहाँ पर कौन क्या कर रहा है, उसका IP एड्रेस वगैरह और उसका जो है सर्वर, ये सब गुप्त रहता है। और इसलिए जो है वहाँ पर कई तरह के, जैसे बच्चों की पोर्नोग्राफी हो गई, बहुत बड़ा खरीद फरोख्त, जैसे जो है नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त, हथियारों की खरीद फरोख्त, जितने इनलीगल काम है वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के समाधान खोजने हेतु किया गया है। इस पहल का उद्देश्य डार्क नेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु छात्राओं, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है। अगला, पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर स्पोर्ट रेसिंग ट्रैक मिजोरम में बनाया जाएगा। तो पूर्वोत्तर भारत का चूंकि ये पहला था इसलिए हमने इसको जो है स्थान दिया। तो 10 करोड़ रुपए की लागत से रेसिंग ट्रैक के निर्माण
के लिए केंद्र के स्वामित्व वाले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और मिजोरम राज्य खेल परिषद के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 2 किमी लंबा और 6 मीटर चौड़े रेसिंग ट्रैक को राजधानी आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित लैंगपुई में विकसित किया जाएगा, जहां राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। अगला, प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई है। तो 16 फरवरी 2022 को नौसेना के पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद प्रस्तावित, तो हम ये मानते हैं कि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ तो उसमें जो है समुद्र के रास्ते ही आतंकी आए थे नाव पे बैठ के। तो 26/11 के आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को ये रिपोर्ट करेंगे। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में कुमार के पास समुद्री सुरक्षा, समुद्री सिविल मुद्दों में शामिल सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी होगी। उन्हें देश की नीली अर्थव्यवस्था की जरूरतों को सुधारने का काम भी सौंपा जाएगा। अगला, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो संस्कृति मंत्रालय ने 15-16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में इस शिखर का आयोजन किया गया। तो कौन साझेदार था? ब्लूमबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं। तो एस उन्नीकृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 7 फरवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर एस सोमनाथ का स्थान लिया, जिन्होंने जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं।